गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर लेते हैं। बहुत लंबा चैप्टर हो गया, आपके 14 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है आपका इसका। इसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं, और आपके दो टॉपिक्स और आते हैं। एक तो आता है परिरक्षण और एक आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो वो क्या होते हैं वो चीज़ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे परमाणु में विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो इसी के अनुसार हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। अब देखिए, मैंने ये आपको सीरीज़ बनाई है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को एक ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इनको कट करना है हमको, और कैसे कट करना है, तिरछा कट करना है, एक विकर्ण के रूप में कट करना है, डायगोनल के रूप में कट करना है। तो कैसे कट करोगे, 1s को इस टाइप से कट करोगे, ऊपर से नीचे की साइड। ध्यान रखना, जैसे एरो बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही कट करने, ऊपर से नीचे की साइड। फिर दूसरा एरो, फिर तीसरा एरो बनाओगे, ये दो उपकोषों से निकलेगा। चौथा एरो भी, फिर पांचवा एरो 3 उपकोषों से निकलेगा। ऐसे ही ये वाला एरो भी आपका 3 से निकलेगा। ये 1 2 3 और ये 4 से निकलेगा। सेम फिर ये भी कितने से निकलेगा, 4 से निकलेगा। इस प्रकार आपको क्या करने हैं, ये कट करने हैं, तिरछे कट करने हैं। सबसे पहले 1s वाला, फिर 2s, फिर 2p 3s, ऐसे कट करने हैं तिरछे। अब लिखोगे कैसे, जैसे आपने कट किया है बिल्कुल एज इट इज वैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले किसको कट किया है, 1s को कट किया है, तो 1s लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, 1s। उसके बाद किसको कट किया है, 2s को कट किया है, तो फिर 2s। 1s के बाद क्या है आपका 2s। 2s के बाद फिर आपने शुरुआत कहाँ से की है, इस साइड से की है, तो इस साइड से किया तो सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा आया है आपका, कक्षक कौन सा आया है, ऑफकोर्स 2p आया है। फिर उसके बाद 3s, तो हम क्या लिखेंगे 2p 3s। 3s के बाद कौन सा कट हुआ है, 3p, फिर 4s, 3p 4s 3d, फिर क्या लिखा है 3d, 4p 5s 4p 5s के बाद हमारा यहाँ पे एरो ख़त्म हो गया। अब देखो इधर से एरो लगाना स्टार्ट किया है, तो फिर 4d 5p और 6s, 4d 5p और 6s। ऐसे ही हम आगे तक इनको लिखते रहेंगे। अब देखिए सर, ये आपने बताएं, इनको बता क्यों रहे हो। अब देखिए इनमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे है, n+l देखेंगे हम तो 1 + 0 1, 2 + 0 2। इन n+l का मान किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। जिसका मान ज़्यादा होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सभी क्या है, ऐसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। तो जो लास्ट में सबसे बड़ा आएगा वो क्या आएगा, 8s आएगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो आप 6s के बाद क्या लिखोगे, ध्यान रखना, आप खुद लिखो। देखो 6s के बाद 4f 5d 6p और 7s। फिर नेक्स्ट वाले एरो पे जाओ, 5f 6d 7p 8s। ये एक ट्रिक होती है। नॉर्मली आप इसके द्वारा क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हो। और ये जो इस प्रकार डायग्राम दिया था, ये पाउली ने दिया था। किसने दिया था, पाउली ने। पाउली और आफबाऊ दोनों ने मिलकर ये डायग्राम दिया था। तभी तो कहते हैं कि जो आफबाऊ है वो किसके काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण के काम आता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, हमको याद यही रखना है। सबसे पहले पहला एरो, उसके बाद दूसरा एरो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे
पहले एरो पे जो ऑर्बिटल आ रहा है सबसे पहले जो कक्षक आ रहा है उसको लिखो, फिर दूसरे एरो पे जो कक्षक आ रहा है उसको लिखो, तीसरे एरो पे जो कक्षक आ रहा है उसको लिखो। लेकिन ध्यान रखना एरो जहाँ से स्टार्ट किया है उस साइड से आपको ऑर्बिटल लिखने हैं, ना कि एरो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लिखो आप। तो एरो हमने किस साइड से स्टार्ट किया है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है। तो 1s पहले एरो पे क्या है, ओनली एक ही कक्षक है तो 1s, दूसरे एरो पे क्या है, एक ही कक्षक है तो 2s, तीसरे एरो पे दो कक्षक है, लेकिन एरो स्टार्ट कहाँ से किया है, राइट साइड से। तो हम ऑर्बिटल लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, तो 2p3s। समझ में आया। इधर फिर तीसरा एरो हो गया, चौथे एरो पे आते हैं। चौथे एरो में हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है। तो इधर से एरो स्टार्ट किया हमने तो 3p4s। ये बात समझ में आई। ऐसे ही आप आगे तक लिख सकते हो और आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ये आपको याद करने की कोई भी जो आपके मन में आए ट्रिक वो बना सकते हो। वैसे देखिए फनी सी ट्रिक है, शर्मा शर्मा प्रसाद शर्मा प्रसाद शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो ये आप याद कर सकते हो, कोई अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए। अब देखिए मैंने ये लिखे क्यों है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बोला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण के लिए, क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण के लिए सबसे पहले परमाणु या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। तो किसी भी आपको आयन दिया हुआ है या आपको कोई भी परमाणु दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से ही। किससे शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, 1। अब देखिए इसको भर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, 1s में आएगा। और s कक्षक में या s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, क्योंकि s में कितने कक्षक होते हैं, 2 कक्षक, सॉरी 1 कक्षक होता है। s में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक होता है। और 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो ध्यान रखना s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम s का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1s। अब इस उपकोष में, इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1, तो 1s 1। ये बात समझ में आई। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1s2। ये जो नंबर है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। ध्यान रखना ये जो नंबर है किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। 1s2 हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, लिथियम, Li। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि s कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम नेक्स्ट वाले कक्षक को क्या करेंगे, फिर काम में लेंगे। तो 1s2 पहले हाईएस्ट फिल करने हैं हमको, तो क्या लिखेंगे, 1s2। उसके बाद 2s, कितने बचे, 1 ही बचा है तो 2s1। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो देखिए आपको मैंने बताया s में हाईएस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। दूसरा 2s2, तो दूसरे s कक्षक में भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2 हो गए।
लेकिन ये दोनों फुलफिल हो गए तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आए अभी तो हमको भरने कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हम नेक्स्ट वाला क्या लेंगे, कक्षक काम में लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका 2p, 2p को काम में लोगे तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमको भरने कितने हैं बचे हुए, तो 2 2 4, तो बचे कितने हैं 2। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कार्बन का 1s2 2s2 2p2। यदि आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो इस प्रकार क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें बोरॉन की, बी क्या होता है, बोरॉन। बी क्या होता है आपका, बोरॉन होता है। उसकी यदि बात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। कैसे भरेंगे 1s2, दूसरे में भी 2s2, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, बचा कितना है 1। नेक्स्ट वाले कक्षक में हम भरेंगे तो 2p1। ये क्या है आपका बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 7। जब इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं तो कैसे भरेंगे 1s2 2s2, कितने आ गए 2 और 2 4, कितने और भरने हैं 3 और भरने हैं तो 2p3। ये बात समझ में आ गई 1s2 2s2 2p1 बोरॉन का। इधर नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो आपको भरने हैं अब ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और फ्लोरीन का होता है 9। इन दोनों के आपको क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने हैं। अब देखो ये तो हुई थी, मैंने आपको 2 प्रकार की विधि बताई थी। कौन कौन सी विधि बताई थी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की, एक तो संकेतक विधि और एक कक्षक विधि। तो ये आपकी कौन सी विधि है, संकेतक विधि। कक्षक विधि में कुछ नहीं करना, इधर ये S है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये क्या है आपका 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। P में कितने कक्षक होते हैं 3 कक्षक होते हैं, तो ये क्या है आपका 2p। और अब हम हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम ध्यान रखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, तो हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये बात समझ में आ गई, इस प्रकार बढ़ सकते हैं। ये क्या है आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही आप किसका निकालोगे नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 10। कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p कक्षक में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6। तो 2 + 2 4 और 6 10। अब इनको यदि कक्षक विधि में लिखना है तो 1s में 2 2s में 2 और इसमें 6। तो पहले एक एक भरो, 3 ये हो गए, फिर युग्मन स्टार्ट करो 4 5 और 6। तो ये पूरा भर गया। तो ध्यान रखना एक चीज़, एक कंसेप्ट आता है कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण पूरित या अर्धपूरित विन्यास हमेशा अन्य विन्यासों की तुलना में स्थायी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये 2p3, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसका आधा कितना है 3। यदि इस किसी कक्षक में उसके हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब पूर्ण पूरित से जस्ट आधा या अर्धपूरित बोल सकते हैं, यदि कोई कक्षक अर्धपूरित हो तो वो अन्य परमाणु या अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होता है अधिक स्थायी होता है। जैसे ये 2p1 है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो अर्धपूरित है ना पूर्ण पूरित है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है आपका आधा भरा हुआ है, अर्धपूरित है, तो ये क्या होता है अधिक स्थायी होता है बजाय इसके। ये बात समझ में आ गई।
जैसे पूर्ण पूरित भी क्या होता है, अधिक स्थायी होता है बजाय अन्य विन्यासों के। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित विन्यास पूर्णतः स्थायी होते हैं अन्य विन्यासों से। अन्य विन्यास पूर्ण पूरित और अर्धपूरित के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। और ये स्थायी किसके कारण होते हैं? ये जो स्थायी होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉनों के समान वितरण के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या है, एक जैसा वितरण है। इधर देखो ऊपर की साइड है, तीनों एक जैसा वितरण, इधर ये भी सारे 3 ऊपर 3 नीचे, बिल्कुल सममित वितरण, एक समान वितरण। एक तो कारण ये है। दूसरा, क्योंकि आपको पता है जब आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप से, तो आप में जो इधर उधर भागने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब आपका स्थायित्व बन जाता है। तो ऐसे ही जब ये इनको सम्मित रूप से क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो ये इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा इनका है विनिमय ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होता है तो ये एक दूसरे की आपस में जगह चेंज करते हैं। क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा निकलती है। और आपको पता है जब ऊर्जा निकलती है तो किसी भी सिस्टम की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पदार्थ की जब ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्जा में जैसी कमी होती है, जैसे सपोज आपकी ऊर्जा में कमी होती है तो आप क्या हो जाते हो, शांत हो जाते हो, स्थायी हो जाते हो। ऐसे ही जब इसकी ऊर्जा में कमी होगी तो ये भी क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने हैं और ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक भरने हैं। परमाणु क्रमांक 1 से लेके परमाणु क्रमांक 1 से लेके परमाणु क्रमांक 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भरने हैं, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की विधि। अब हम पढ़ते हैं नाभिकीय आवेश, परिरक्षण और प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए अब बात करते हैं हम नाभिकीय आवेश। कि सर ये नाभिकीय आवेश होता क्या है? तो नाभिकीय आवेश क्या होता है कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो नाभिक में क्या पाया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों ओर क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये नाभिक क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये वाला नाभिक और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, नाभिक एवं कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे, नाभिक व एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि नाभिकीय आवेश होता क्या है।
क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हैं ये। आपको जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तो आगे की थ्योरी को भूल जाना। तो नाभिकीय आवेश समझ में आया। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपन नॉर्मल कॉमन सी बातें करें। जब हम बात करते हैं, जब ये वाला नाभिक इस वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है तो बीच में कोई नहीं है, लेकिन जब ये वाला नाभिक इस वाले इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा तो ये बीच में इलेक्ट्रॉन भी तो पड़ रहा है। और आपको पता है जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो जो ये फोर्स जितना लगा रहा है तो उसकी अपेक्षा इसका जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो जितना ये खींचेगा उतना थोड़ा सा तो ये क्या करेगा, एक इसको दूर धकेलेगा, तो इसका आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आकर्षण बल का मान कम होता है तो आकर्षण बल में जो कमी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रभावी नाभिकीय आवेश। और जिस कारण आपका ये आकर्षण बल क्या हुआ है, कम हुआ है। आकर्षण बल क्या हुआ है, कम हुआ है। जिस प्रतिकर्षण बल के कारण आकर्षण बल क्या हुआ है, कम हुआ है, उस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं या आवर्णी प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव या आवर्णी प्रभाव।